हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 45। ये क्वेश्चन सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्व में हुई नर्सिंग एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर वार्ड, द फर्स्ट एक्शन यू टेक इज। आपके वार्ड में अचानक आग लगी है तो फर्स्ट एक्शन आपका क्या होगा? कॉल 101 फायर ब्रिगेड, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, यूज द फायर एक्सटिंग्विशर या फिर इवैक्यूएट द पेशेंट्स फ्रॉम वार्ड। तो फ्रेंड्स, अगर अचानक वार्ड में काम करते हुए आग लग जाए तो सबसे पहला कार्य करना है शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई को सबसे पहले बंद करना है। उसके बाद में आप यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर, इवैक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम वार्ड और कॉल 101 फायर ब्रिगेड, ये कार्य करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई को क्यों बंद करेंगे? कारण क्या है? कारण है ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्शन। जो ऑक्सीजन है ये जलने में सहायक है। तो अगर आग लगी है और ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है तो आग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो आग को बढ़ावा देगी। इसलिए आग न बढ़े तो ऑक्सीजन की सप्लाई है सबसे पहले बंद करेंगे। उसके बाद में जो दूसरे मेजर्स है वो यूज में लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 21%। ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का सेचुरेशन मापा जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर शोज परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन। अब जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो ये अपनी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है ये कितने % ऑक्सीजन को कैरी करता है वो शो करता है। नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है 96 to 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कोज टॉक्सिसिटी इन पेशेंट्स। तो किस कंसंट्रेशन की जो ऑक्सीजन है या उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन की जो ऑक्सीजन है वो पेशेंट्स में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है? 40, 60, 90 या फिर 20%। तो फ्रेंड्स, अगर 90 या इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन अगर पेशेंट में दी जाए तो ये पेशेंट्स में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। ऑप्शन सी इज राइट। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी, अगर लंबे टाइम तक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन्फेक्शन, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस। ये तीनों चीज़ें हैं, ये प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन ए नर्स शुड गिव टू ए पेशेंट विद क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट्स को कितनी ऑक्सीजन या कितने लीटर पर मिनट ऑक्सीजन है वो दी जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं, 1 लीटर पर मिनट विद नेजल ब्रोंक्स, 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क या फिर 10 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क या फिर 12 लीटर पर मिनट विद नेजल ब्रोंक्स। तो फ्रेंड्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है तो इसको मिनिमम लेवल पे ऑक्सीजन दी जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी में दिया गया है 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क। तो मिनिमम लेवल की जो ऑक्सीजन है 2 लीटर प्रति मिनट नेजल मास्क से दी जाएगी। अब मिनिमम लेवल पे क्यों दी जाएगी? कारण क्या है? कारण यह है, पेशेंट विद रेस्पिरेटरी फेलियर शुड गिव लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर या रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट है उनको लो लेवल की ऑक्सीजन दी जाएगी, क्योंकि अगर लो लेवल की ऑक्सीजन देंगे तब ही उनका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा, वरना उनका जो हाई लेवल की ऑक्सीजन देने से रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट नहीं होगा। आगे लिखा भी है, हाई लेवल O2 इनटू ब्लड will suppress the respiratory center. CO2 is essential for respiratory center stimulation. कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी रेस्पिरेटरी सेंटर के स्टिमुलेशन के लिए यूजफुल है। इसीलिए लो लेवल की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट्स में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। अगर आप नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो रिकमेंडेड फ्लो रेट है वो क्या होनी चाहिए? 1 to 4 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट या 4 to 6 लीटर पर मिनट या फिर 6 to 8 लीटर पर मिनट। तो फ्रेंड्स, अगर नेजल कैनुला से आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आपको याद रखना है 1 to 6 लीटर पर मिनट है ये रिकमेंडेड रेट ऑफ फ्लो ऑक्सीजन है। इससे ज़्यादा है वो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन है वो देनी नहीं चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट
हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज नर्स जो कि ऑक्सीजन थेरेपी है वो जानती है कि ऑक्सीजन को देने से पहले ह्यूमिडिफाइड किया जाता है, क्योंकि तो आपको याद रखना है कि जब भी आप ऑक्सीजन देते हैं तो ये ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होती है। कारण क्या है? ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर, इट में बर्न ट्रेकिया। ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकन। ऑक्सीजन गेट्स क्लीन्ड ऑफ पैथोजेंस बाय ह्यूमिडिफिकेशन, और ऑक्सीजन इज इजीली अब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड HIN टू इट। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको पता ही है ऑक्सीजन है वो हमेशा ह्यूमिडिफाइड की जाती है। इसका कारण ये है कि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और ये म्यूकस को थिक कर देती है, इसलिए ऑक्सीजन को वो हमेशा ह्यूमिडिफाइड करेंगे। ऑप्शन बी में लिखा है ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। तो म्यूकस है जो भी, उसको थिक होने से बचाने के लिए ऑक्सीजन को हमेशा ह्यूमिडिफाइड किया जाता है, और ऑक्सीजन एक ड्राई गैस भी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू न्यू बॉर्न में कोज कॉम्प्लिकेशन लाइक। अब अगर किसी न्यू बॉर्न पेशेंट्स में ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लासिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, या फिर रेटिनल डिटेचमेंट, या फिर पॉलीसाइथेमिया वीरा। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जब भी थेरेपी दे रहे हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का जो भी फ्लो रेट आपको रिकमेंडेड किया गया है वो ही देने हैं। और आप ऑक्सीजन कम देंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, और हाई अगर ऑक्सीजन देंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। स्पेशली जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनमें अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दी जाए तो उनमें रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लासिया हो सकता है। रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लासिया हो सकता है। ऑप्शन ए इज राइट। रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लासिया या फिर रेटिनोपैथी है वो न्यू नेट्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देने से हो सकती है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द साइज ऑफ इंट्रावेनस कैनुला यूज्ड फॉर नियोनेट्स। अब नियोनेट्स के जो इंट्रावेनस कैनुला यूज किया जाता है, आईवी कैनुला यूज किया जाता है, उसकी साइज क्या है? 28, 20, 22 या 24 गेज। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि नियोनेट्स में 24 गेज का कैनुला है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इन्फेंट इज रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी। अब इस इन्फेंट है वो पेरेंटल थेरेपी ले रहा है। The IV orders are 400 ml IP to run in 8 hour। अब ऑर्डर मिला है कि 400 ml जो आइसोलाइट पी है वो 8 घंटे में देनी है। एट वाट रेट शुड द नर्स मेंटेन आवरली। तो नर्स है वो आवरली क्या रेट है या मेंटेन करेगी, या फिर पर घंटे कितना ml फ्लूइड है वो पेशेंट को देगी? 50 ml प्रति घंटे, 40, 20 या 30 ml प्रति घंटे। तो फ्रेंड्स, आपको सीधा सा कैलकुलेट कर लेना है, कुछ भी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। 400 ml फ्लूइड है और अपने को 8 घंटे में देना है, तो अपने को कर लेना है डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 50 ml पर आवर, और ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। A patient is to receive an intravenous infusion containing potassium chloride। अब इंट्रावेनस इन्फ्यूजन पेशेंट ले रहा है जिसमें कि पोटेशियम क्लोराइड है। When starting this IV infusion the nurse should select। जब इस IV इन्फ्यूजन को, पोटेशियम क्लोराइड के IV इन्फ्यूजन को स्टार्ट किया जा रहा है, तो नर्स किस वेन को सिलेक्ट करेगी? ऑप्शन है द एंटीक्युबाइटल स्पेस इन द क्लाइंट, ए वेन इन द बैक ऑफ क्लाइंट्स डोमिनेंट आर्म, या फिर लार्जेस्ट पॉसिबल वेन इन द क्लाइंट्स आर्म, या फिर ए वेन इन द बैक ऑफ क्लाइंट्स नॉन डोमिनेंट आर्म। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई पोटेशियम कंटेनिंग आईवी इन्फ्यूजन देना हो, लाइक रिंगर लैक्टेट या फिर किसी एनएस में या किसी भी ड्रिप में पोटेशियम कैस्ट्रोल डाला हुआ हो, तो आपको याद रखना है कि आपको द लार्जेस्ट पॉसिबल वेन इन द क्लाइंट्स है वो चूज करनी चाहिए आईवी इन्फ्यूजन लेने के लिए। यानी पेशेंट के हाथ में जो भी सबसे बड़ी वेन आपको लगती है उसी में हमेशा आईवी कैनुला लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? कारण क्या है? कारण है पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में कोज थ्रोम्बोफ्लेबिटिस ड्यू टू देयर नेचर ऑफ
इरिटेशन। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है, केसोल जो होता है, ये थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कर देता है वेन को, क्योंकि जो ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है इसका जो नेचर है वो इरिटेशन का होता है। तो ये जब भी वेन के अंदर इन्फ्यूज होता है तो ये वेन में इरिटेशन पैदा करता है, इस वजह से थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो जाता है। अब थ्रोम्बोफ्लेबिटिस के इंडिकेशंस क्या है, अपने को कैसे पता चलेगा कि थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो गया वेन में? हीट, टेंडरनेस, स्वेलिंग, बर्निंग पेन ओवर द साइट ऑफ कैनुला। तो जिस जगह पे कैनुला लगा है वहाँ पे हीट यानी गर्म फील होगा, टेंडरनेस कड़ापन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, बर्निंग पेन वहाँ पे जलने बर्निंग पेन है वो, ये चीज़ें होगी। तो अपने को पता लग सकता है कि हीट, टेंडरनेस, स्वेलिंग, बर्निंग पेन अगर कैनुला साइड पे हो रहा है तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो सकता है। कल के वीडियो में मैंने इनफिल्ट्रेशन बताया था, इनफिल्ट्रेशन में भी मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं। वहाँ पे स्वेलिंग भी होती है, पेन भी होता है, लेकिन वहाँ पे हीट ना होकर कोल्डनेस होती है। तो आपको याद रखना है, इनफिल्ट्रेशन में क्या होगा? कोल्डनेस होगी और स्वेलिंग होगी, पेन होगा। और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस में क्या होगा? हीट होगी, टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगा और पेन होगा। तो हीट और कोल्ड का दोनों में डिफरेंस है, फ्रेंड्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कैन कोज पल्मोनरी इडिमा और हार्ट फेलियर। अब आईवी इन्फ्यूजन का कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है? ऑप्शन दिए गए, इनफिल्ट्रेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, इन्फेक्शन या फिर पायरोजेनिक रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स आईवी इन्फ्यूजन का जो सर्कुलेटरी ओवरलोड कॉम्प्लिकेशंस है, इस वजह से पेशेंट में पल्मोनरी इडिमा या हार्ट फेलियर हो सकता है। ऑप्शन बी इज राइट। यानी अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड यानी ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड अगर दे दिया तो पेशेंट में पल्मोनरी इडिमा या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। सर्कुलेटरी ओवरलोड अकर्स ड्यू टू रैपिड इन्फ्यूजन और ड्यू टू इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड मोर देन रिक्वायर्ड। यानी जो सर्कुलेटरी ओवरलोड्स होता है ये या तो रैपिड इन्फ्यूजन कर दिया जाएगा, जल्दी जल्दी ड्रिप चढ़ा दी जाए, या फिर जितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा अगर फ्लूइड दे दे तो ये है वो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्मोनरी इडिमा और कार्डियक फेलियर। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से अगर पल्मोनरी इडिमा या कार्डियक फेलियर हो गया तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण क्या हो गए? डिस्निया हो जाएगा, कफ हो सकता है, गर्गलिंग रेस्पिरेटरी साउंड सुनाई देगी, जनरलाइज इडिमा हो जाएगा और इनगोग नेक वेन हो जाएगी। यानी जो नेक की वेन्स है ये फुली मिलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ होगा और सांस में गर्गलिंग की साउंड है वो सुनाई देंगी और बॉडी में जनरलाइज है वो इडिमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आज की क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो इसको लाइक कर दें। फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब तथा पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको दबाना कभी भी न भूले। थैंक यू।